चलिए, स्वागत है बच्चा लोग बायोलॉजी क्लास में हमारे, है ना। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, ह्यूमन हार्ट का वर्किंग मैकेनिज्म, ये सब कुछ कल हम लोग पढ़े और समझे। ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होता है ये भी हम लोग कल बात किए थे कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है। दोनों एट्रियम एक बार रिलैक्स होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, दोनों वेंट्रिकल एक बार रिलैक्स होकर के कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलेंगे। ठीक है। दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या एक साथ रिलैक्स होता है, दोनों वेंट्रिकल, नीचे वाला दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है। हम लोग स्टेप वाइज पढ़े थे ना कि पहले राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये 4 स्टेप में पढ़े थे जरूर बच्चा लोग, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि दोनों एट्रियम ऊपर वाले एक साथ रिलैक्स होते हैं और ब्लड से भर जाते हैं, फिर वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अपने ब्लड को पास कर देते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को पंप करता है। राइट वेंट्रिकल लंग्स में पंप कर दिया और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में पंप कर दिया। इस प्रकार से एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो हमारा हार्ट कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कर चुका होता है। ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है एक साइकिल में या एक बार में? 70 ml, 70 ml, है ना। और एक मिनट में यानी कि 60 सेकेंड के अंदर 72 कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। 72 बार हमारा दिल धड़क चुका है। ठीक है। तो उस 72 बार में यानी कि पूरे एक मिनट में यानी कि पूरे 60 सेकेंड में लगभग 5 लीटर, ठीक है, 5040 ml यानी कि लगभग 5 लीटर ब्लड वो हमारा हार्ट पंप कर चुका है। इतना ही ब्लड तो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में होता है औसतन। ठीक है। तो औसतन ऑन एवरेज जितना ब्लड हमारे बॉडी में है वो हर मिनट पंप किया जा चुका है। तो ठीक है, 1 घंटा में 60 राउंड हमारा ब्लड मार लेता है धक्का-धक करके, एकदम काफी रफ्तार के साथ। क्लियर? तो चलिए, इतना प्रेशर के साथ अगर ब्लड को पंप किया जा रहा है ना, तो कुछ प्रेशर फील भी होता होगा हमारे आर्टरी के वॉल पे। ठीक है। तब हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं अब ब्लड प्रेशर की ओर। ठीक है। क्या समझेंगे आज हम लोग? ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? डेफिनेशन से क्या होगा? तो ब्लड प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी के वॉल पे ब्लड जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, जितना प्रेशर लगाता है, ठीक है, उसको हम लोग ब्लड क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाँ रौनक, अगर किसी का वेन कट हो जाए तो 1 मिनट में RIP। ठीक है। लेकिन कौन सा वेन कट हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेजर वेन कट होगा तब RIP, यानी कि ऐसा ब्लड वेन कट हो कि सारा का सारा ब्लड वहीं से बाहर निकल जाए, तब होगा RIP। ठीक है। और वेन नहीं, अगर आर्टरी या ऑर्टा कटता है ना तो जल्दी डेथ होने का चांसेस होता है ना। क्लियर? जैसे वेन का काम क्या है? ब्लड को कलेक्ट करके लाना। इधर से ब्लड अलग कलेक्ट होकर क्या रहा है, पैर से अलग होकर क्या रहा है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से अलग लगा रहा है। ठीक है। तो अगर उस हिस्से का कट हो जाए तो उतना ही ब्लड ना निकलेगा जो इस हिस्से में गया था। अगर वैसे वेन या वैसे आर्टरी को कट कर दिया जाए जो हमारे हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है, अगर हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड आर्टरी हो तो जितना ब्लड वह निकलेगा सब बाहर फेंका जाएगा, या जितना ब्लड हार्ट के पास पहुंचना चाहिए पहुंच नहीं पाएगा, सब बाहर गिर जाएगा। तब डेथ होने का चांसेस ज़्यादा है और 1 से 1.5 मिनट में सारा ब्लड उसका बाहर बह जाएगा। क्लियर यहां तक? तो चलिए बात है हम लोग ब्लड प्रेशर में। हम लोग बात करते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और हार्ट रिलैक्स भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना सिस्टोल, और हार्ट का रिलैक्स हो जाना क्या कोई काम ना है, ठीक है, क्या कहलाता है वो? डायस्टॉल। ठीक है। सिस्टोल और डायस्टॉल। इस प्रकार से सिस्टोल और डायस्टोल हम समझे।
सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर भी वही होता है, यानी कि जिस वक्त हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तब कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर। और जिस वक्त हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट करके कितना प्रेशर हमारे आर्टरी के वॉल पे लगा रहा है, दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या हुआ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, दोनों होगा। तो सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक प्रेशर को हम लोग लिखते हैं 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है हमारे बॉडी नॉर्मल, ये नॉर्मल है 120/80 mm ऑफ Hg, क्लियर। तो कई बार अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा नॉर्मल, तो 80, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा नॉर्मल, तो भाई 120 mm ऑफ Hg, क्लियर। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर का बात हम लोग करते हैं। थोड़ा बहुत एकदम से नाप जो कि 120 होगा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अब 2-4 पॉइंट कम हो जाए, जैसे कि 118 हो जाए, अरे बा लो ब्लड प्रेशर हो गया भाई, ऐसा नहीं बात, ठीक है। तो 2-4-5 ऊपर नीचे भी होगा, 120 अगर मान के चल रहे हैं तो 115 से 125 तक हमारा नॉर्मल ही कहलाएगा। और इसको अगर 80 बोल रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, ये भी हमारा नॉर्मल ही कहलाएगा 2-4-5 तक। Hg का मतलब क्या, केमिस्ट्री में Hg पढ़े होंगे, किसका सिंबल है ये, मरकरी का, ठीक है, क्लियर। तो कितना mm मरकरी राइज किया वही हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फाइग्मोमैनोमीटर, आकर्ष लिख के रखे हुए था, वेरी गुड बेटा, स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। रौनक स्पेलिंग सुधार लेंगे, ये नाम पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है स्फाइग्मोमैनोमीटर, तो इसलिए स्पेलिंग इसका एकदम करेक्ट होना चाहिए आपके पास कि जो इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मेजर करता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर आप लोग देखे होंगे घर में, किसी ने किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते देखे होंगे, या फिर कभी मम्मी पापा दादा दादी मौसा मौसी फूफा नाना चाची किसी के साथ अगर गए होंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उनका ब्लड प्रेशर श्योरली चेक करता ही करता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, कुछ हो जाए ब्लड प्रेशर चेक करना ही करना है कि भाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऐसे कैसा चल रहा है इसका, है ना। तो चेक करते देखे होंगे, यहाँ पे बांध देता है, ऐसे पट्टा लगाता है, ठीक है, फिर कान में आला लगाते हैं, एक पंप होता है, पंप से पाँव 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 हवा भरते जाते हैं, और देखेंगे वहाँ पे एक ऐसे खोल करके एल शेप का ऐसे खोल के उसमें रख ले रहता है, जिसमें पारा टाक 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 ऐसे राइज कर रहा है, देखें ऐसा वाला, ठीक है, क्लियर। अब उसको देखिएगा कि वो डॉक्टर कान में आला लगा करके, जिसको आला को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप लगा करके वो सुनने का कोशिश करते हैं, तो कुछ टिक टिक की आवाज आती है उनको, जितना ब्लड प्रेशर होगा किसी इंसान का, ठीक है, सपोज कि वो रीडिंग जो मरकरी कॉलम है एकदम 200 तक को पहुंचा दिए थे, ठीक है, तो यहाँ तक मरकरी कॉलम पहुंचा दिया था, मरकरी कॉलम धीरे धीरे नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जैसे ही मरकरी कॉलम 120 तक पहुंचा, एक टिक 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 कुछ आवाज सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा, और ये सुनाई पड़ता रहा कहाँ तक, 80 तक। तो यही वो मेजर करते हैं कि आवाज कितना तक सुनाई पड़ा था, कहाँ से लेके कहाँ तक, ठीक है, और वही हो जाता है उसका ब्लड प्रेशर। ये हो गया मेजर करने का तरीका। ऑटोमेटिक वाला वो अपने आप मेजर कर लेता है, उसमें लोग सुनाना नहीं पड़ता है, समझे। तो हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जिसको मेजर करने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर होता है, मेन रूप से हमको वो नाम याद रखना है, ये डाटा याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं है तो क्या हो सकता है, दो चीज हो सकता है, नॉर्मल से कुछ ज्यादा बढ़ जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, और नॉर्मल से कम रह जाए तो लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो दो टाइप का ब्लड प्रेशर का हम लोग चर्चा करेंगे। एक हो गया पहला केस हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और दूसरा केस है लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, क्लियर। जितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो हाई बीपी, इस नॉर्मल से कम रहे, अपर कम हो चाहे लोअर कम हो, तो वो
लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर का क्या क्या काउज हो सकता है, उसका समाधान क्या है, लो ब्लड प्रेशर का क्या क्या काउज हो सकता है, उसका समाधान क्या है। ठीक है, ये छोटा सा चौरा हम लोग पढ़ेंगे। हाई ब्लड प्रेशर किन किन कारणों से हो सकता है। पहला कारण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का, वो एक टेम्पोररी कारण है। ठीक है, टेम्पोररी कारण, कुछ समय के लिए हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और वो होता है किसकी वजह से, टेम्पोररी कारण का बात कर रहे हैं, एंगर की वजह से, गुस्सा की वजह से, जिस वक्त एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन होता है। इस हार्मोन के सेक्रेशन की वजह से, इस हार्मोन का नाम होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। हाँ, एपिनेफ्रिन भी इसको बोलते हैं, वेरी करेक्ट। ठीक है, तो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। यानी कि अगर कंडीशन ऐसा बन जाए कि हमको भागना पड़े वहां से, या कंडीशन ऐसा बन जाए कि हमको लड़ना पड़े वहां पे, तो इन दोनों कंडीशन के लिए हमारे पास ताकत होना जरूरी होता है, इंस्टेंट एनर्जी होनी जरूरी होती है, और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये हार्मोन सेक्रेट होता है। ठीक है, क्लियर। देखिए, अगर कहीं माहौल बिगड़ता है, यह सपोज कि कहीं कुछ दुर्घटना घट जाए, ठीक है, कभी सुने होंगे किसी जगह पे, किसी दुकान में, किसी मॉल में आग वगैरह लग गया। ठीक है, तो अचानक से दुर्घटना होता है ना, ये कोई सोची समझी चीज थोड़ी है कि सर उसके बारे में मना रहा है ऐसा हो जाए। ठीक है, सपोज कि ऐसा कुछ घटना घट जाता है, तो उस वक्त देखे होंगे कि अगर ऐसा कुछ घटना घटता है तो कुछ लोग एकदम से देख करके अरे भाई क्या हो गया, बेहोश। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हौसला बांधते हैं और वहां से बच के निकल आते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद तो बचते ही हैं और साथ ही साथ दो चार को और बचा करके लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, कंडीशन एक ही और एक से तीन प्रकार का होता है। कोई एकदम देखते के साथ आ गया, मजा आग लग लग कर गए, अब है ना, अब फिट मार के गिर जाएगा वो ये परी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी हो जाए कंडीशन, डट के मुकाबला करते हैं। ठीक है, अब उस आग में कूदना लड़ना थोड़ी, उससे भागना ही है ना जी, तो हमें भागने के लिए हिम्मत चाहिए कि नहीं। इस जगह पे हम बात कर रहे हैं, तुरंत ये मत सोच लेना कि सर फलना बोला है लड़ल तो हम काहे भाग जाएंगे। ठीक है, तो हम हर कंडीशन का बात कर रहे हैं कि किस जगह से फ्लाइट करना है। और अगर फाइट करना है कहीं भी, अगर मौसम ऐसा बन गया कि हाँ भाई अब लड़ाई एकदम होइए के रहेगा, ठीक है, एकदम माहौल रेडी है कि हर प्रकार से तुम भी तनल हो वो भी तनल हो, कोई पीछे हटना है, तो एकदम पहला चलावे में कोई देरी नहीं, पराग से लगा देने का एकदम। जब माहौल एकदम से 100% बन जाए तो पीछे नहीं होने का, पहला हाथ तुम्ही को देने का। ठीक है, बाद में जो बाद में कुछ आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला हाथ छोड़ देना। ठीक है, तो पहला हाथ छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए भाई। वहां पे भी कौन सा हार्मोन काम करेगा हमारा, एड्रेनलिन। समझे बात। तो अगर कोई कंडीशन हो जाए भागने का तो वहां पे भी यही हार्मोन आता है, और अगर कंडीशन हो जाए लड़ने का तो वहां पे भी यही हार्मोन आता है जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब हंसी मजाक से आते हैं वापस पढ़ाई की ओर हम लोग। ठीक है, तो चलिए इंस्टेंट एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे बॉडी में इंस्टेंट रिस्पायरेशन रेट फास्ट होना चाहिए। ठीक है, रिस्पायरेशन रेट हमारा तेज होगा तभी तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तेजी से हमारे बॉडी में। और रिस्पायरेशन रेट फास्ट तभी होगा जब बॉडी में ब्लड का सप्लाई एकदम धकाधक तेजी से होना शुरू हो जाए, ब्रीदिंग रेट हाई हो जाए और ब्लड का फ्लो का रेट तेज हो जाए। तो ब्लड फ्लो रेट अगर तेज होगा, तेजी से ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो एक्चुअली वो हाई बीपी नहीं करना चाहता, वो एनर्जी प्रोडक्शन के रेट को बढ़ाना चाहता है। सही बोले, वर्ड सही लाए हो रौनक। तो उस कोऑर्डिनेशन के चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, चिल्ड्रेन में भी होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, सभी में होता है चीज। ठीक है, कोई छोटा बच्चा को तुम टॉफी छीन लो, उसको देखो 2 फैट खींचे देगा वो, भले तुमको चोट लगे चाहे नहीं लगे। अब फैट खींचे लायक नहीं रहा, दांती काट लेगा वो। देखे ना, तो उसके अंदर भी एड्रेनलिन का सेक्रेशन होता है। हाँ, जानवरों में भी होता है, जानवर में, पंछी में, सब में होता है इसका। ओके, तो चलिए, ये जो एड्रेनलिन के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ये क्षणिक था, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वो क्षणिक हुआ।
फिर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। कई बार होता है क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा शरारत कर देता है हल्का फुल्का, और मूड अगर पहले से कुछ ऑफ चल रहा हो और कोई थोड़ा शरारत कर दे तो पकड़ के उसको लपड़ा देता है ना। अब बाद में अफसोस होता है 10 मिनट के बाद, यार छोटा बच्चे था ना जी, इतनी शरारत वो नहीं करेगा तो हम करेंगे बुढ़ारिया में, चलो थोड़ा सा कर दिया क्या हो गया। लेकिन वो अफसोस बाद में होता है। कब? जब ये एड्रेनलिन का लेवल डाउन हो जाता है, तब उसको होश आता है कि नहीं इस बच्चा को बहू को पीट के हम अच्छा नहीं किए, पढ़ने में ठीक ठाक है, थोड़ा सा बोलवे करता है ना जी, क्या हुआ उस समझ रहे हो बात? समझे बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा कारण पे आते हैं। दूसरा कारण परमानेंट कारण। परमानेंट कारण में हो जाता है एजिंग। अगर उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के कारण एजिंग होने से क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनका लचीलापन उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और अगर किसी पाइप का इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो जाए, तब उसमें जब कोई लिक्विड अगर फ्लो होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा ही होगा। तो ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा राइज कर ही जाता है, ये नॉर्मल सा चीज है। ठीक है, जितने लोग होते हैं बूढ़े बुजुर्ग उनका ब्लड प्रेशर ऐसे ही थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो उसका नॉर्मल रेंज भी 120/180 नहीं, उसका 130 135 भी है ना, तो डॉक्टर साहब बोलेगा एकदम कि चाचा बड़ी बढ़िया ब्लड प्रेशर को, तो 135 से हमको है ना, 130-35 भी उसके लिए नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि वो लचीलापन खत्म हो जाने की वजह से ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही रहेगा। और अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, टीचरे मान लेते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग है, एजिंग है उनके पास, और साथ ही साथ आपको शरारत कर देते हैं, तो एड्रेनलिन का भी सेक्रेशन हो गया लगले, फिर तो बुझाइए जाएगा तुम लोगों को क्या करते हैं जो। ठीक है, और हम लोगों में तो खाली एड्रेनलिन का दिक्कत है ना जी, अभी बुढ़ापा वाला दिक्कत अभी हम लोगों में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, कारण देखे फिर इलाज देख रहे हैं। एड्रेनलिन का कोई इलाज करवाना है क्या? उसका कोई इलाज नहीं करवाने का। एजिंग हो रहा है, बुढ़ापा हो रहा है, इसका भी कोई इलाज नहीं करवाएंगे। ठीक है, हम लोग गुलबरीन नहीं है। चलिए इसके बाद कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, तो अगर आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता, सपोज कितना, एक तो ऐसे उसका नैरो होता है ना ल्यूमेन, उस नैरो ल्यूमेन में और कुछ जमा हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका ल्यूमेन और भी ज्यादा नैरोवर हो जाएगा। ठीक है, और नैरो होने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर, अगर हमारा हार्ट नॉर्मली भी प्रेशर दे रहा है तो आर्टरी में फीलिंग ज्यादा हो जाएगा। ऐसे अगर किसी पाइप से पानी निकल रहा हो, उस पाइप के मुंह को थोड़ा सा बंद कर दिया जाए तो पानी कुछ ज्यादा दूर जाता है कि नहीं, फिजिक्स अनुसार। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा फील होने लगा। वही चीज यहाँ पे हमारे आर्टरी के अंदर हो जाता है कि आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने की वजह से उसका और ज्यादा वो नैरोवर हो जाता है और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो इस कोलेस्ट्रॉल को वहां से हटाने का, ठीक है, इस कोलेस्ट्रॉल को वहां से रिमूव करने का हमारे पास कोई तरीका, कोई जरिया, कोई दवाई, कोई मशीन नहीं है। ठीक है, क्या कोई दवाई खाए और कोलेस्ट्रॉल को पिघला के साफ कर दिए। ठीक है, या फिर कोई ऐसा साफ करने वाला क्या बोलते हैं उसको, तार भी नहीं बनाए हैं कि तार नस में घुसा के एकदम काई 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 कोलेस्ट्रॉल निकाल दें काश करके, ये नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो इसका भी इलाज संभव नहीं है। जब इसका भी इलाज संभव नहीं है तो फिर इलाजवा होगा किसका? 3 कंडीशन और तीनों में से किसी का इलाज संभव नहीं है। तो हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करना नामुमकिन। ठीक है, इम्पॉसिबल। इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए टैबलेट खाते हुए। ठीक है, तो जो टैबलेट दिया जाता है वो टैबलेट होता क्या है? ठीक है, वो होता है वैसो, कौन लिखा है, आकर्ष, वेरी गुड बेटा, वो होता है वैसो डायलेटर ड्रग्स। ठीक है, क्या देते हैं वैसे पेशेंट को? वैसो डायलेटर ड्रग्स। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, नॉट दरिया चक्रवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे वैसो डायलेटर
जो ब्लड वेसल्स को क्या कर दे, डायलेट कर दे। वैसोडायलेटर का मतलब क्या हुआ, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे, चौड़ा कर दे, वाइड कर दे। वाइड कर देगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, और उसका डोज कितना देना है, 15 mg देना है कि 25 mg देना है, ठीक है, कि 50 mg देना है, यानी कि पर डे कितना डोज लेना है, ये डॉक्टर कैलकुलेट करके बताता है, उसके बीपी के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार, उसके वेट के अनुसार, उसके डाइट के अनुसार, सब कुछ। ठीक है, अपने मन से बीपी का टैबलेट कम बेसी या खुद से नहीं लेना चाहिए कि हाँ फलाना वो खा रहा था हम खा लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपका कुछ ज़्यादा ही डायलेट हो जाए, और ज़्यादा डायलेट होने की वजह से आपका बीपी नॉर्मल ना होकर के क्या हो जाएगा, अचानक से काफ़ी लो हो जाएगा। ठीक है, और लो बीपी हाई बीपी की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा है। ठीक है, चलिए, हाई बीपी में ही एक वर्ड आपकी बुक में लिखा होगा, दैट इज द हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है, व्हाट इज हाइपरटेंशन? एक्सट्रीमली हाई बीपी इज नोन एज हाइपरटेंशन। अगर बीपी ढेर ज्यादा बढ़ जाए, थोड़ा मोड़ा बढ़ा है तो हाई बीपी बोल देंगे, अब बहुत बढ़ा हुआ है ना, 120 होना चाहिए, उसका 200 के आसपास पहुंच गया, 220 पहुंच गया। ठीक है, किसी किसी को उससे भी ज्यादा हो जाता है अचानक से, तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन काफी खतरनाक, काफी जानलेवा हो सकता है। ठीक है, एक सुने होंगे कभी कभार आसपास में गली मोहल्ला में, अरे गधा ऐसा नहीं बोलते हैं हम के विजय सर सुने होंगे कि यहाँ किसी का ब्रेन ब्रेन हेमरेज हो गया। ठीक है, ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, तो दिमाग में जो हमारा आर्टरी है ना, कैपिलरीज आर्टरीज, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से वो रप्चर कर जाता है। और हेमरेज का मतलब होता है ब्लड क्लॉट हो जाना। तो अगर ये रप्चर कर जाएगा तो ब्लड बाहर निकल जाता है, और ब्लड बाहर निकल करके हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, जिसको ब्रेन हेमरेज बोला जाता है, दिमाग में रक्त का जम जाना। क्लियर, ये जानलेवा होता है। जानलेवा कैसे, तो अगर 100 लोगों को ऐसा हुआ है तो इसमें से 99.9% केस में उसका मरने का चांस होता है। ठीक है, बचा 0.1% केस। इस 0.1% केस में अगर कोई बच भी जाए यहां से, तो उसके किसी न किसी ऑर्गन के पैरालाइज हो जाने का चांसेस रहता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट अगर कर गया है ब्रेन के किसी हिस्से में, तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, और ब्रेन का जो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, वो हिस्सा हमारे बॉडी के जिस ऑर्गन को कंट्रोल करता था, वो ऑर्गन हमारा सही से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर ब्रेन हेमरेज वाले केस में कोई बच भी जाता है, तब उसका नॉर्मल लाइफ जी पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है, बिल्कुल डॉन को पकड़ने की तरह। समझे यहां तक बात? इसलिए हाइपरटेंशन से बचना चाहिए। हाइपरटेंशन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ठीक है, हाइपरटेंशन होता क्यों है, कैसे इससे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले तो डाइट, हमारा खान पान। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों से हमें थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। एजिंग ऐसा चीज है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। एड्रेनलिन, ये टाइम टू टाइम सेक्रेट होता है, और एड्रेनलिन का सेक्रेशन कुछ कहीं ना कहीं हमारे मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही दो चीज है जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को और एड्रेनलिन को। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल मतलब अपने डाइट को कंट्रोल करना है, खान पान को कंट्रोल करना है, बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल का सेवन नहीं करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल होता कहाँ पे है, कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा? तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का ऑयल है, बैड ऑयल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वैसा ऑयल जो ठंडा के मौसम में जम जाता हो, जैसे कि घी, डालडा, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब का सेवन नहीं, या फिर कम से कम करना चाहिए। जनरली जो हमारी मम्मी, चाची, भाभी, नानी, दादी, फूआ, इन सभी का प्यार झलकता है, लड़कों के लिए वो घी के रूप में झलकता है। ठीक है, झलकता है कि नहीं? मम्मी, दादी, नानी, चाची, फूआ, भाभी अगर मान रही हैं आपको, तो अपना सारा प्यार वो घी के रूप में उड़ेल उड़ेल के दिखाती हैं, कह रहे देवर बड़ी मानते हैं आपको, ले घी लपस लपस के एकदम। ठीक है, बेटा को खूब मानते हैं, ले घी में चुपड़ चुपड़ के। ठीक है, तो वो घी एक्चुअल में आपको कोलेस्ट्रॉल परोसा जा रहा है बच्चों, तो बी अलर्ट, ज्यादा प्यार खतरनाक हो सकता है। समझे? थोड़ा बहुत खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, एकदम से घी से तवा भी नहीं कर लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा चुपड़ चुपड़ के नहीं खाने का। डन? क्लियर?
फिजिकल वर्क अगर करते रहते हैं तभी कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है, तो फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। चलिए देखिए, एड्रेनलिन का सेक्रेशन ये हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो अपना मूड हमेशा हैप्पी रखना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप हंसते रह रहे हैं, मुस्कुराते रह रहे हैं, तो फिर एड्रेनलिन का सेक्रेशन थोड़ा सा कम होगा और हाइपर टेंशन का शिकार आप नहीं होइएगा। कोई भी कंडीशन आ जाए, ज़्यादा सोचने का नहीं। देखो, सोचने पे एक बात आया, बहुत अच्छा लाइन हम कहीं पढ़े थे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, वो दो प्रकार का प्रॉब्लम होता है। गांठ बांध लो इस चीज को, आगे बहुत काम देगा। प्रॉब्लम दो प्रकार का होता है। एक प्रॉब्लम वैसा जिसका सॉल्यूशन है, ठीक है। लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्यूशन है तो फिर हमको टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने का है, ठीक है। क्लियर। दूसरा वैसा प्रॉब्लम होता है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है ही नहीं। जब सॉल्यूशन है ही नहीं है तो ढेर मगजमारी करके हम कौची उखाड़ लेंगे भाई, ठीक है। यही दो प्रकार का प्रॉब्लम होता है दुनिया में। पहला ऐसा जिसका सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो टेंशन नहीं लेने का, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का। और अगर सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, तब भी टेंशन नहीं लेने का। कहीं टेंशन लेके हम कुछ उखाड़ने वाले नहीं हैं। सो बी कूल, बी रिलैक्स, इससे बचिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेगा, हमको इससे बच के रहना है बेटा, हर हाल में बच के रहना है, ठीक है। ओ संदीप माहेश्वरी, जय हो जय हो। चलिए, क्लियर यहां तक। इलाज तो समझ में आ जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग वैसोडाइलेटर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसके ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या कर सकें, नॉर्मलाइज कर सकें, कम कर सकें। चलिए बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर का। लो ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो गया। इसका एक ही कंडीशन होता है, और वो क्या है भाई? तो इसका कंडीशन होता है लो ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। किसी के शरीर में जितना खून रहेगा चाहिए उतना खून नहीं है, कुछ कम है, ठीक है। ठीक है। जैसे कोई हर एक बोतल का अपना अपना कैपेसिटी होता है। कोई 1 लीटर का बोतल है, कोई आधा लीटर का बोतल है, कोई 5 लीटर का गैलन है, तो वो पूरा भरल है तो ठीक। अगर खाली हो गया तो प्रेशर उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस लो बीपी का हमारे वजन से कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई दुब्बड़ पतर है तो ये लो बीपी होगा सर, और ये बड़ी मोटा है सर हाई बीपी होगा उसको। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है, ठीक है। तो लो ब्लड वॉल्यूम के कारण हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम जितना होना चाहिए, हमारे हर एक ब्लड वेसल्स में ब्लड, हमारे हार्ट में ब्लड, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड कितना रहना चाहिए, उसका वॉल्यूम फिक्स होगा ना। ये कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बच्चा है, कोई 6 फुट का लड़का है, तो सबका ब्लड वॉल्यूम अलग अलग रहेगा। तो जितना ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए, अगर उतना ब्लड वॉल्यूम नहीं, उससे कम है, तो लो बीपी का शिकार हो जाएगा। क्या लिखे हो उन्होंने? हाई बीपी वाले को ज्यादा साल्ट क्यों नहीं देते? हाँ, इसी में उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उसका ब्लड वॉल्यूम लो होने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। और विशेष कारण इसका नहीं होता। इसका इलाज क्या है? इसका ट्रीटमेंट के रूप में कोई दवाई ववाई का जरूरत नहीं होता। लो बीपी के लिए किसी दवा का जरूरत नहीं है। लो बीपी कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? बस एक चुटकी नमक, ठीक है। हमेशा एक चुटकी सिंदूर ही नहीं होता गधों, ठीक है। तो बस एक चुटकी नमक, यानी कि अपने डाइट में थोड़ा सा साल्ट का मात्रा बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं इसको कि साल्ट से कैसे कंट्रोल होगा। साल्ट एक प्रकार का सोल्यूट हो गया, ठीक है, जो तुरंत पढ़े हैं कि साल्ट क्या एक प्रकार का सोल्यूट है, इसमें सोडियम और क्लोराइड है, NaCl, ठीक है। अब वो तुरंत हमारे बॉडी में से ही लेंगे उसको ना, खाएंगे चाटेंगे, वो तुरंत जाएगा और तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं होना है। न्यूट्रिशन में पढ़े हैं हम लोग। वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा हमारे ब्लड में। ब्लड में जैसे ही एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब ब्लड में सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नमक की मात्रा बढ़ेगी, तो ब्लड अपने आप थोड़ा सा ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट करने लगेगा कि भाई हमारा खून ज्यादा नमकीन हो गया है, थोड़ा सा और पानी रख लेते हैं। पानी थोड़ा सा और अपने आप आ जाएगा ब्लड में, तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया और वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। शुगर से भी हो सकता है, लेकिन शुगर में क्या है, तो शुगर को पहले डाइजेस्ट करना पड़ेगा रोहित,
ठीक है। हाँ, ग्लूकोज अगर लेते हैं तो ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज में क्या है, तो जैसे ही अगर हमारे ब्लड में आएगा तुरंत उसको सेल एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमको कोई ऐसा सोल्यूट चाहिए, हाँ, इलेक्ट्रल पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा सोल्यूट चाहिए, साल्ट चाहिए, जो हमारे ब्लड में बहुत देर तक प्रेजेंट रहे, ठीक है, ताकि ब्लड में वाटर के अमाउंट को इंक्रीज किया जा सके। डन। चलिए अब रौनक, आपका जो सवाल था, सपोज कि अब ज्यादा साल्ट हम इसको खिला देंगे हाई बीपी वाले को, तो इसका भी ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा ना, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ऐसे ही बीपी पहले ज्यादा था और उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, तब क्या हो जाएगा, उसका बीपी और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। समझे बात। तो ये हो गया हाई बीपी और लो बीपी का कहानी। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक बचा है एक लिम्फेटिक सिस्टम का। यहां तक क्लियर है ना, आगे बढ़े। लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। कल टेस्ट लेंगे ट्रांसपोर्टेशन से, कल टेस्ट होगा, तो आज जितना भी हम लोग फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। एक ही मैन में हाई और लो बीपी दोनों हो सकता है क्या? जनरली ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन का भंडारा होता है लोग, ठीक है। एक्सेप्शन का भंडारा होता है कि नहीं। जैसे कोई इंसान धर्मात्मा के साथ साथ पापी हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। रावण था ऐसा, ठीक है। तो ह्यूमन बींग जो होते हैं ना, वो एक्सेप्शन से भरे पड़े होते हैं, किसी एक नियम के कानून में उसको बांध नहीं सकते, ठीक है। 140/60 ऐसा पॉसिबल नहीं होता, रीडिंग में एरर हो सकता है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब लिम्फेटिक सिस्टम का। हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक और होता है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम लोग लिम्फ का बात करते हैं कि लिम्फ क्या है, ठीक है। लिम्फ से 2-3 सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले लिम्फ क्या है, लिम्फ का कलर कैसा है, ठीक है। व्हाट इज लिम्फ, इसका कलर क्या होता है, कहां पे बनता है ये, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, और कहां पे जाकर के ये ड्रेन आउट कर दिया जाता है। क्लियर। इतने 4-5 पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। लिम्फ क्या है, तो लिम्फ बनता है हमारे ब्लड से। तो ब्लड का जो कंपोनेंट्स था वही कंपोनेंट्स लिम्फ में भी होगा, एक आध गो छोड़ करके, ठीक है। पहले कहां पे बनता है ये देखा जाए। शुरुआत करते हैं फॉर्मेशन से, ठीक है। तो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है ब्लड कैपिलरीज के पास। जहां कहीं भी ब्लड कैपिलरीज हमारे बॉडी में पाया जा रहा है, वहीं पे लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है ये समझते हैं। ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ व्हाट? I think you all know the answer. Single layer of squamous epithelial tissue, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के सिंगल लेयर का ये बना हुआ होता है, जिसके अब क्या होता है ना कि वहां पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अब सिंगल लेयर में ऐसे ये था तो ये थोड़ा थोड़ा फैल जाता है, फलक जाता है ऐसे, ठीक है। हल्का हल्का फलक जाने की वजह से ये कैपिलरीज कैसा हो जाता है, ये हो जाते हैं पोरस, ठीक है। तो कैपिलरीज जो होता है हमारा ब्लड कैपिलरीज, वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब उस छोटे पोर से जो ब्लड बह रहा था, फ्लो हो रहा था, हाँ, फलक जाना मतलब समझो यार, नवादा के आदमी हो तुम, क्या बोले, हिंदी उसको नहीं मिल रहा था साफ से, फैल जाता है हाँ, स्ट्रेच, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रतीक। तो ब्लड कैपिलरीज स्ट्रेच आउट होने की वजह से वो पोरस हो जाते हैं, और उस पोर से जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो ब्लड का लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में जितना कंपोनेंट लिखे थे सभी बाहर निकलेगा ना। तो लिम्फ का कंपोनेंट में वो सब होगा जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जा रहा था, ठीक है। 3 तरह के सेल होते हैं ब्लड में, ठीक है। अब उस छोटा सा पोर में से आरबीसी पार नहीं हो सकता है, कहे कि आरबीसी का शेप ठीक से है, ठीक है। प्लेटलेट्स भी पार नहीं हो सकता क्योंकि प्लेटलेट्स का भी शेप फिक्स है,
WBC का क्या, उसका शेप इरेगुलर होता है। तो उस छोटे से पोर से भी ना वो अपने देह को एकदम सिकुड़ा उकड़ा के, जैसे बिल्ली को देखे होंगे आप किसी पतले गेट से अंदर बाहर होते हुए, अगर बिल्ली का मुंडी खाली बाहर हो जाए ना, इतना भी जगह रहे, तो अपने शरीर को एकदम सिकोड़ के बिल्ली उससे बाहर निकल जाती है। कुछ ऐसा ही WBC के साथ है, वो अपने बॉडी को बिल्कुल सिकोड़ करके उस पोर से बाहर निकल आता है अपने इरेगुलर शेप होने की वजह से। तो लिम्फ का कंपोनेंट में क्या क्या हो जाएगा, प्लाज्मा का कंपोनेंट प्लस WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या एब्सेंट रहेगा इसमें, तो RBC नहीं रहेगा और प्लेटलेट नहीं रहेगा। समझे बात, एग्जाम्पल खोजे हो चूहा, वेरी गुड, डन यहां तक। चलिए इसके बाद अब वो ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल के कहां पहुंच जा रहा है हमारा ये ब्लड, अब ये पहुंच जा रहा है टिश्यूज के बीच में, सेल के बीच में, है ना। तो इसीलिए लिम्फ का दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड भी है। लिम्फ को और क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। लिम्फ का कलर कैसा होगा, RBC तो निकल गया तो रेड होने से रहा, ठीक है, ये येलो कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम ब्लड प्रोटीन, ठीक है, ये येलोइश कलर का होता है, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या करता है, तो ये हर एक सेल तक इसका पहुंच है। देखिए कुछ सेल्स डायरेक्ट कैपिलरीज के कांटेक्ट में हैं और कुछ उसके पीछे में होंगे, ठीक है। जैसे देखते होंगे अगर एक गली है ना हमारे घर के सामने, तो कुछ घर एकदम गली पे ही उसका गेट है, और कुछ आओ अंदर जा करके जहां तक रिक्शा उक्सा या फिर टेम्पू उम्पू नहीं पहुंचता होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हमारे बॉडी में भी कहीं कहीं पे डायरेक्ट कैपिलरीज का कनेक्शन है और कहीं कहीं पे डायरेक्ट कैपिलरीज का कनेक्शन नहीं होता। तो जहां तक ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुंच पाता, उन जगहों तक न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का काम, वाटर को पहुंचाने का काम, मेटाबॉलिक वेस्ट को वहां से लाने का काम कौन करेगा, लिम्फ। यही हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अप टू द सेल्स वेयर देयर इज नो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। इसी वजह से इसको, हाँ बिल्कुल सही प्रतीक, इसी वजह से इसको मिडिल मैन भी बोलते हैं, ठीक है। मिडिल मैन मतलब बिचौलिया, बीच का काम करने वाला, ठीक है। फंक्शन हो गया। चलिए अब ड्रेन कहां पे होता है, अब वो ब्लड लिम्फ जो बन रहा था ना, कैपिलरी से तो लगातार निकलते ही जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा होगा ना कि पूरा का पूरा टिश्यू लिम्फ से भर जाएगा, और तब वो आ रहा है उन्हें, ठीक है। तो वो लिम्फ कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता ढूंढेगा बाहर निकलने का, क्लियर। तो वहीं से कुछ और अलग प्रकार का ब्लड वेसल्स, जो ना आर्टरी है ना वेन है, इन दोनों से अलग हट करके एक दूसरे प्रकार का वेसल्स लगा हुआ रहता है, जिसमें वो लिम्फवा एंट्री मार देता है, ठीक है। उस अलग प्रकार के वेसल्स को हम लोग लिम्फ वेसल बोलते हैं, और वो लिम्फ वेसल उस लिम्फ को वहां से कैरी करके ड्रेन कर देता है किसके पास, वेन के पास, ठीक है। तो फाइनली दोज लिम्फ आर ड्रेन आउट इन वेन नियर बाई वेन्स, ठीक है। अब यहां पे लिम्फ नोड का काम चर्चा कहां पे आया भाई, हाँ भालो प्रेजेंट होता है लिम्फ वेसल में भी, ताकि बैक फ्लो ना हो सके। लिम्फ नोड क्या होता है, तो बीच बीच में लिम्फ वेसल में बीच बीच में लिम्फ नोड पाए जाते हैं, जहां पे इसे जो WBC है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स WBC, वो सब वहां पे अपना रहता है। वहीं से लिम्फ ड्रेन भी किया जाता है वेन में, ठीक है। तो वेन में ड्रेन करने के लिए लिम्फ नोड होते हैं वहाँ, जहाँ पे रिसाइड भी करता है हमारा WBC। ये जनरली हमारे जॉइंट से पाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग बैठे हों एक ही डायरेक्शन में, जैसे कभी लंबा सफर कर रहे हैं, एक ही पोज में से बैठे रह जाए तो लगता है कि पैर हमारा भरा गया है, फील होता है ऐसा कभी, या फिर कभी हाथ लगता है एकदम जाम हो गया है, ठीक है, झन आने लगता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा खड़ा होकर के हाथ फिर से झाड़ झुड़ लिए, ठीक है, तो हमारा ब्लड फ्लो फिर से सही हो जाता है। सुनना पड़ जाना, बिल्कुल सही हर्षित, अच्छा सब बताते हो तुम भी, डन यहां तक। तो इस प्रकार से अब वो ज्वाइंट्स पर से क्या होता है, तो ज्वाइंट्स पर से जो लिम्फ है वो ड्रेन कर दिए जाते हैं हमारे वेन में। तो ये हो गया सब कुछ, ठीक है। क्या है लिम्फ,
The lymph भी lymph is type of blood which does not contain RBC and platelets. It contains blood plasma as well as WBC, white blood cells. ठीक है, अगर पूछा जाए कि ब्लड का कौन सा काम है जो लिम्फ नहीं कर सकता, ब्लड का कौन सा काम जो लिम्फ नहीं कर सकता, वो है ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है बालक, क्योंकि आरबीसी भले नहीं है, ब्लड प्लाज्मा भी तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस करता है, थोड़ा ही सही, 2% करता तो है ना. तो एकमात्र काम जो हमारा लिम्फ नहीं कर सकता वो है ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम लोग करते हैं फिनिश, टाइम हो चुका है. कल आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ऐसे ही छोटा मोटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इसको कह सकते हैं, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो कल एक छोटा सा टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे इसी ट्रांसपोर्टेशन से ही. चलिए बाय बाय. बाय सर. बाय बाय कर दो बेटा. पूरा खुश.